निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस सत्र की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक मैदान में कई पौधे लगे हुए थे, जिनमें से केवल एक पौधा ऐसा था जिसमें सफेद रंग के गुलाब उगते थे। राहुल की मां ने राहुल से उसी पौधे को लाने को कहा। उन्होंने कहा कि मैदान की उत्तर पूर्व दिशा की ओर की क्यारी में वह पौधा है। लेकिन जब राहुल मैदान में गया तब वहां किसी भी पौधे में फूल नहीं आए थे, जिसे देखकर राहुल सफेद रंग वाला पौधा पहचान सके। तो बताइए, क्या राहुल को दी गई जानकारी के आधार पर पौधा मिला होगा? दोस्तों, दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। इससे केवल यह पता चलेगा कि पौधा उस मैदान में किस ओर स्थित है, लेकिन उसका सटीक स्थान नहीं पता चलेगा। यहीं पर अगर उसे यह जानकारी मिलती कि वह पौधा दूसरी पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्तंभ वाला है, तो राहुल के लिए वह पौधा ढूंढना कितना आसान होता। दोस्तों, इस परिस्थिति को अगर हम इस प्रकार कहें कि किसी बिंदु की स्थिति एक तल में पता करने के लिए हमें दो जानकारियों या कह लें दो निर्देशों का होना आवश्यक है। इसी सरल विचारधारा को गणित में बड़े पैमाने में प्रयोग किया जा रहा है, जिसे निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहचाना जाता है। निर्देशांक ज्यामिति की व्युत्पत्ति फ्रांस के एक बड़े गणितज्ञ रेने देकार्ते ने की थी, इसलिए इसे कार्तीय पद्धति यानी कार्टेशियन सिस्टम भी कहा जाता है। इस सत्र में हम कार्तीय पद्धति यानी कार्टेशियन सिस्टम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने देखा, एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति को समझने के लिए दो निर्देशों की जरूरत होती है। कार्तीय पद्धति में दो संख्या रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहा जाता है, उसे x डैश नाम दिया गया है। उसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं और y डैश नाम से जाना जाता है। x अक्ष को भुज यानी एब्सिसा भी कहते हैं और y अक्ष को कोटि यानी ऑर्डिनेट कहते हैं। यह अक्ष एक दूसरे को संख्या 0 पर प्रतिच्छेदित करती हैं, जिसे मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहा जाता है। 0 के दाहिनी ओर के x अक्ष को धनात्मक x अक्ष कहते हैं और बाईं ओर के अक्ष को ऋणात्मक x अक्ष। उसी प्रकार 0 से ऊपरी भाग को धनात्मक y अक्ष और निचले भाग को ऋणात्मक y अक्ष। यह x और y अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। इन भागों को चतुर्थांश कहते हैं यानी क्वाड्रेंट्स, जिन्हें घड़ी की उल्टी दिशा में कुछ इस प्रकार नाम दिए गए हैं। पहले भाग को प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे भाग को द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरे भाग को तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट और चौथे भाग को चतुर्थ चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। और तल को XY तल यानी XY प्लेन भी कहते हैं। इस तल में उपस्थित बिंदु को इस प्रकार दर्शाते हैं, जिसे निर्देशांक बिंदु कहते हैं। इस निर्देशांक बिंदु में पहला अंक x अक्ष पर उपस्थित बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा बिंदु y अक्ष का। पहले चतुर्थांश में धनात्मक x और धनात्मक y अक्ष हैं, इसलिए इस चतुर्थांश के बिंदुओं को इस प्रकार दर्शाते हैं। उसी प्रकार हर एक चतुर्थांश के चिन्ह उस चतुर्थांश के धनात्मक और ऋणात्मक x तथा y अक्ष के होते हैं। इसलिए इन अक्षों को निर्देशांक अक्ष कहते हैं यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जिस तल में यह अक्ष और चतुर्थांश हैं, उसे XY तल यानी XY प्लेन कहते हैं। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। निर्देशांक बिंदु ऋण 2,3 XY तल में किस चतुर्थांश में है? क्या आप इन बिंदुओं के चिन्ह देखकर बता सकते हैं कि यह किस चतुर्थांश में है? ऋण धन। यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश दर्शाता है। दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। आज हमने कार्तीय पद्धति यानी कार्टेशियन सिस्टम के बारे में अध्ययन किया। मिलते हैं अगले वीडियो। निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कार्तीय पद्धति से संबंधित चीजों के बारे में अध्ययन किया। आज हम उसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। केवल यह बताइए कि दिए गए निर्देशांक बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित हैं। ऐसे प्रश्नों में केवल चिन्हों पर ध्यान दें।
हमें बिंदुओं की सही सही स्थिति नहीं, बस वह किस भाग में है इतना ही बताना है। सबसे पहले विकल्प के चिन्ह तृतीय चतुर्थांश दर्शाते हैं, ऋण ऋण, यानी यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। उसी प्रकार दूसरा और तीसरा विकल्प क्रमशः द्वितीय और चतुर्थ चतुर्थांश में होंगे। क्या आप चौथे निर्देशांक बिंदु की स्थिति बता सकते हैं? अगर यह बिंदु XY तल में देखें तो इसका X निर्देशांक 5 है और Y निर्देशांक 0। यह बिंदु किसी चतुर्थांश में नहीं बल्कि धनात्मक X अक्ष पर संख्या 5 पर स्थित है। आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि निर्देशांक बिंदु में कोई भी निर्देशांक 0 है तो वह बिंदु अक्ष पर स्थित होता है। X निर्देशांक 0 होने पर वह बिंदु Y अक्ष पर स्थित होता है और Y निर्देशांक 0 होने पर X अक्ष पर। तो बताइए कि यदि X और Y दोनों निर्देशांक 0 हुए तो वह बिंदु किस अक्ष पर होगा? दोस्तों, यह मूल बिंदु होता है जो XY तल के केंद्र में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आलेख को देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए लेते हैं सबसे पहला उप प्रश्न। बिंदु A के निर्देशांक लिखिए। निर्देशांक लिखने के लिए हम दी गई बिंदु से X तथा Y अक्ष पर लंब रेखा खींचेंगे और वह रेखा X तथा Y अक्ष को जहां पर प्रतिच्छेदित करेगी वही उसके क्रमशः X तथा Y निर्देशांक होंगे। बिंदु से लंब रेखाएं खींचने पर वह X अक्ष को 2 और Y अक्ष को 5 पर प्रतिच्छेदित करती हैं। बिंदु A के निर्देशांक हैं 2,5। दूसरा उप प्रश्न। बिंदु B की Y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। जैसा हमने पहले उप प्रश्न में निर्देशांक प्राप्त किए वैसे ही दूसरे उप प्रश्न के लिए भी हम निर्देशांक निकाल लेंगे और वह होगा 3,0। आप देख सकते हैं कि मूल बिंदु से यह बिंदु 3 इकाई दूर स्थित है, यानी इसकी Y अक्ष से दूरी 3 इकाई होगी। अब तीसरा उप प्रश्न। बिंदु P की X अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। इसे भी हम उसी प्रकार आलेखित करेंगे और देख सकते हैं कि यह X अक्ष से 4 इकाई दूर स्थित है। अब लेते हैं चौथा उप प्रश्न। बिंदु Q का Y निर्देशांक या कोटि यानी ऑर्डिनेट बताइए। यह काफी आसान प्रश्न है। हमें Y निर्देशांक ज्ञात करना है तो हम इस बिंदु से एक X अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे जो Y अक्ष को ऋण 5 पर प्रतिच्छेदित करेगी। तो बिंदु Q का Y निर्देशांक ऋण 5 है। चलिए अब लेते हैं इस सत्र का आखिरी प्रश्न। बिंदु R की X तथा Y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को आप स्वयं ही हल करें और उत्तर ज्ञात करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने कार्तीय पद्धति से संबंधित प्रश्नों को हल किया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और दिलचस्प यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम कार्तीय पद्धति यानी कार्टेशियन सिस्टम से जुड़े कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए यह प्रश्न देखते हैं। Y अक्ष से बिंदु ऋण 3,2 की दूरी बताइए। दोस्तों, हम देख चुके हैं कि किसी भी बिंदु से Y अक्ष की दूरी उस बिंदु के X निर्देशांक पर निर्भर करती है। यहाँ X निर्देशांक है ऋण 3, तो क्या Y अक्ष से इसकी दूरी ऋण 3 होगी? दोस्तों, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम ऋण चिन्ह को ध्यान में न रखते हुए कहेंगे कि Y अक्ष से इसकी दूरी 3 इकाई होगी। दोस्तों, दिए गए बिंदुओं में से कौन सा बिंदु P का निर्देशांक बिंदु है? बिंदु P तृतीय चतुर्थांश में है, यानी पहला विकल्प सही उत्तर नहीं होगा। अब बचे बाकी के 2 विकल्प। यह दोनों विकल्प तृतीय चतुर्थांश के निर्देशांक बिंदु हैं। अगर P से X और Y अक्ष पर लंब खींची जाए तो वह Y अक्ष को ऋण 3 और X अक्ष को ऋण 2 पर प्रतिच्छेदित करती है और इन दोनों विकल्पों में यह दोनों संख्याएं हैं। लेकिन दोस्तों, हम निर्देशांक लिखते समय सबसे पहले X निर्देशांक लिखते हैं और फिर
y निर्देशांक, यानी विकल्प सी ऋण 2,3 सही विकल्प है। तो दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। आज हमने कार्तीय पद्धति से जुड़े कुछ तथ्यों पर चर्चा की, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कार्तीय पद्धति यानी कार्टेशियन सिस्टम से संबंधित विषयों और पदों पर चर्चा की। आज के वीडियो में हम XY तल में निर्देशांक बिंदुओं को आलेखित करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलेख कागज पर X और Y अक्ष बनाकर 1 सेंटीमीटर का एक एकक का पैमाना लेकर संख्याएं लिख लेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी निर्देशांक बिंदु को हम XY इस प्रकार लिखते हैं, पहले X निर्देशांक और फिर Y निर्देशांक। तो चलिए इस निर्देशांक बिंदु 4-3 को आलेख कागज पर आलेखित करते हैं। यहाँ पर X निर्देशांक है 4 और Y निर्देशांक है -3। अब हम X अक्ष पर संख्या 4 ढूंढेंगे और फिर वहीं से एक लंब खींचेंगे, या कह लें कि एक सीधी रेखा Y अक्ष के समांतर। लेकिन किस ओर? ऊपर की ओर या नीचे की ओर? यह निर्भर करता है Y निर्देशांक पर। हमारा Y निर्देशांक है -3, जो है नीचे की ओर, यानी हम इस रेखा को नीचे की ओर -3 तक ले जाएंगे और वहां पर आकर बिंदु स्थापित करेंगे। और अब यह बिंदु 4-3 का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह किस चतुर्थांश में स्थित है? यह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में यानी 4th क्वाड्रेंट में होगा। दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं कि हमने X निर्देशांक से शुरुआत की। क्या हम Y निर्देशांक से शुरू करके इस बिंदु को स्थापित कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। Y निर्देशांक है -3, तो हम Y अक्ष पर संख्या -3 ढूंढेंगे और फिर उसी बिंदु से Y अक्ष पर लंब खींचेंगे, या कह लें X अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे। लेकिन किस दिशा में? वह किस पर निर्भर होगा? वह निर्भर होगा X निर्देशांक पर, जो है 4, यानी हम दाहिनी ओर या पूर्व दिशा में इस संख्या को 4 एकक तक लेकर बिंदु स्थापित करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें दोनों विधियों से वही बिंदु मिला। दोस्तों, इस प्रकार आप किसी भी निर्देशांक बिंदु से शुरू करके बिंदु स्थापित कर सकते हैं। इनके अलावा एक और तरीके से आप यह बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम X निर्देशांक यानी 4 से Y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे और उसी प्रकार Y निर्देशांक यानी -3 से X अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे और फिर यह रेखा जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी वह होगा अपेक्षित बिंदु 4-3। तो दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने XY तल में निर्देशांक बिंदु को आलेखित करना सीखा। इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने XY तल में निर्देशांक बिंदु को आलेखित करना सीखा। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिए गए बिंदुओं को आलेख कागज पर स्थापित कीजिए। चलिए एक आलेख कागज पर X और Y अक्ष बना लेते हैं। एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें, जब हम X और Y अक्ष पर संख्याएं लिखते हैं तब हम 1 सेंटीमीटर को कितना एकक या इकाई लेना है वह निर्भर करता है निर्देशांक बिंदुओं पर, जिसे हम पैमाना यानी स्केल कहते हैं। और किसी भी निर्देशांक बिंदु को तल पर आलेखित करने से पहले हमें पैमाना तय कर लेना चाहिए। जैसे कि यह संख्याएं 0 से 10 के बीच में हैं, तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक या इकाई लेंगे। अगर यही बिंदु इस प्रकार होते 0 से 100 के बीच में, तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 एकक लेते। और बिंदु इस प्रकार होने पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 एकक। क्या आप बता सकते हैं कि यही बिंदु या संख्याएं दशमलव में होते तो हम क्या करते? तब हम 1 सेंटीमीटर बराबर 0.1 एकक, हम यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक लेकर संख्याएं लिख लेंगे। आप इन संख्याओं को निर्देशांक बिंदु के रूप में भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार: 1 ऋण 3 ऋण 3 ऋण 5 4.5 1। दोस्तों, अब पहले बिंदु 1 ऋण 3 को पिछले वीडियो में बताई गई विधियों के अनुसार आलेखित करेंगे।
x निर्देशांक है 1, तो 1 से y अक्ष पर रेखा को ऋण 3 तक ले जाएंगे और वहीं पर इस बिंदु को स्थापित करेंगे। दूसरा बिंदु x अक्ष पर ऋण 3 से नीचे की ओर ऋण 5 तक जाकर यहां पर स्थित है। और उसी प्रकार तीसरा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में 4 और 5 के बीच यहाँ पर 4.5 से 1 इकाई ऊपर की ओर यहाँ पर स्थित है। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। दिए गए बिंदुओं को तल में दर्शाएं। दोस्तों सबसे पहले हम पैमाना तय करेंगे। चलिए हमेशा की तरह 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक लेते हैं। अब दिए गए सभी निर्देशांक बिंदुओं को एक एक करके स्थापित करते हैं। सबसे पहला बिंदु 0.1 ऋण 0.5 यहाँ स्थित होगा। दूसरा बिंदु ऋण 0.3, 0.6 कुछ इस प्रकार यहाँ होगा। और आखिरी बिंदु ऋण 0.2, ऋण 0.4 यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि यह सभी बिंदु एक एकक के तल में ही हैं और एक दूसरे के काफी आसपास, जो पूरे आलेख की तुलना में बहुत छोटे हैं। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि आलेख में पैमाने का काफी महत्व है। यहाँ पर सभी निर्देशांक बिंदु एक या उससे छोटे हैं, तो यहाँ पर हम पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 0.1 एकक लेकर बिंदुओं को स्थापित करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि यह आलेख पहले आलेख की तुलना में अच्छी तरह साफ सुथरा और बड़ा दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों अब एक वाक्य प्रश्न लेते हैं। एक निर्देशांक बिंदु स्थापित कीजिए जो x अक्ष से ऋणात्मक y अक्ष की ओर 3 एकक दूरी पर और y अक्ष से धनात्मक x की ओर 2 एकक की दूरी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर केवल दी गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए हल करते जाना है। आप वीडियो पॉज करके इस प्रश्न को खुद हल करने का प्रयास करें। सबसे पहली पंक्ति कहती है कि बिंदु x अक्ष से ऋणात्मक y अक्ष की ओर 3 एकक दूरी पर, यानी y अक्ष पर ऋण 3 पर, और y अक्ष से धनात्मक x की ओर 2 एकक की दूरी पर, यानी y अक्ष पर ऋण 3 से धनात्मक x की ओर 2 एकक, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में यहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस सत्र में हमने XY तल में निर्देशांक बिंदुओं को आलेखित करने से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम इसी विषय पर आधारित कुछ और प्रश्नों को में आपका स्वागत है। अब तक हम त्रिभुज और चतुर्भुज के कई गुणधर्मों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम त्रिभुज के एक अन्य गुणधर्म मध्य बिंदु प्रमेय यानी मिड पॉइंट थ्योरम का अध्ययन करेंगे। दोस्तों एक त्रिभुज PQR बनाइए जिसकी भुजाएं PQ, PR और QR की लंबाइयां क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। अब भुजा PQ का मध्य बिंदु M और भुजा QR का मध्य बिंदु N मान लीजिए, यानी PM QM के बराबर है और QN RN के बराबर है। और बिंदु M और N को मिलाकर एक रेखाखंड MN बनाइए। क्या अब आप रेखाखंड MN और भुजा PR के बीच कोई संबंध बता सकते हैं? चलिए देखते हैं। स्केल की सहायता से रेखाखंड MN की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि रेखा MN की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, जो भुजा PR की लंबाई की आधी है, यानी हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या आकृति को देखकर आप कोई और संबंध बता सकते हैं? देखने से यह दोनों रेखाएं समांतर प्रतीत हो रही हैं। हम इसकी जांच कर सकते हैं। चलिए चांदे की सहायता से हम इन कोणों कोण QMN और कोण MPR का माप ज्ञात करते हैं। इन दोनों कोणों का माप बराबर है। यहां हमने कोण QMN और कोण MPR के माप ही क्यों ज्ञात किए? उत्तर सोचने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि यह दोनों कोण रेखाखंड MN और PR को तिर्यक रेखा PQ द्वारा प्रतिच्छेद करने से बने संगत कोण हैं।
यदि यहाँ हम संगत कोण अपग्रहित के विलोम का उपयोग करें तो कह सकते हैं कि रेखाखंड MN और भुजा PR समांतर है। दोस्तों, कुछ अन्य त्रिभुज लेकर आप इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। अब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। इसे ही हम मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। हम गणितीय रूप से भी इसे सिद्ध कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अब हम कथन की सहायता से एक आकृति बनाते हैं। त्रिभुज ABC में भुजा AB और भुजा AC का मध्य बिंदु क्रमशः P और Q है। यह हमें दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि रेखाखंड PQ भुजा BC के समांतर है। चलिए हम इसकी उपपत्ति देखते हैं। यहाँ हम एक रचना करते हैं। PQ को बिंदु R तक इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं कि PQ और QR बराबर हो। इस प्रकार हम R और C को मिलाते हैं। यहाँ हमें दो त्रिभुज मिले, त्रिभुज AQP और त्रिभुज CQR। इसमें भुजा PQ बराबर है भुजा QR के और हमें दिया गया है कि बिंदु Q भुजा AC का मध्य बिंदु है। इसलिए भुजा AQ और CQ बराबर होगी। कोण AQP और कोण CQR बराबर होंगे क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। समीकरण 1, 2 और 3 को देखकर हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज SAS सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांगसम है। और हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए कोण PAQ और कोण RCQ बराबर होंगे और यह दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। दोस्तों, यह दोनों कोण एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं जो भुजा BA और भुजा CR को तिर्यक रेखा AC द्वारा प्रतिच्छेद करने से बने हैं। और हम जानते हैं कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर हो तो वह रेखाएं समांतर होती हैं। इसलिए भुजा BA समांतर होगी भुजा CR के। जैसा कि हम आकृति में देख सकते हैं, बिंदु B, P और A एक रेखीय यानी लीनियर है या कह लें एक ही रेखा में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भुजा PB भी भुजा CR के समांतर होगी। और हमें दिया है कि भुजा AP बराबर है भुजा PB के और AP CR के भी बराबर है। इसलिए भुजा PB और CR भी बराबर होंगी। दोस्तों, चतुर्भुज PBCR को देखिए। इसमें सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर है और बराबर भी है। और हम सीख चुके हैं कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए इस प्रमेय का उपयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए भुजा PR और भुजा BC समांतर और बराबर होंगी। यहाँ बिंदु P, Q और R एक रेखीय यानी एक ही रेखा में है। इसलिए रेखाखंड PQ और भुजा BC भी समांतर होंगी। इस प्रकार हमने मध्य बिंदु प्रमेय यानी मिड पॉइंट थ्योरम सिद्ध किया। दोस्तों, रचना से PQ और QR बराबर है, इसलिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। और समीकरण 6 से PR और BC भी बराबर है। यहाँ PR के स्थान पर हम BC लिखें तो हमें PQ भुजा BC की आधी मिली। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने इस रेखाखंड की लंबाई हमेशा तीसरी भुजा की लंबाई की आधी होती है। क्या इस प्रमेय का विलोम भी सत्य होगा? क्या किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है? दोस्तों, इसके लिए आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। त्रिभुज XYZ में भुजा YZ 8 सेंटीमीटर है, भुजा XZ 6 सेंटीमीटर है और भुजा XY 5 सेंटीमीटर है। बिंदु T भुजा YZ का मध्य बिंदु है। रेखाखंड TS XY के समांतर है।
तो क्या इसमें बिंदु S भुजा XZ का मध्य बिंदु होगा? स्केल की सहायता से आप स्वयं ही ज्ञात कीजिए और आप देखेंगे कि बिंदु S भुजा XZ का मध्य बिंदु है और यहां भी रेखाखंड TS की लंबाई भुजा XY की आधी है। आप और भी त्रिभुजों के लिए यह क्रियाकलाप दोहरा सकते हैं। अब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि प्रमेय का विलोम भी सत्य है, यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसे आप दोस्तों और शिक्षक की सहायता से सिद्ध करने का प्रयास करें। दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। आज हमने मध्य बिंदु प्रमेय यानी मिड पॉइंट थ्योरम पर चर्चा की और उसे सिद्ध किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मध्य बिंदु प्रमेय यानी मिड पॉइंट थ्योरम का अध्ययन किया। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरुआत अपने पहले प्रश्न से करते हैं। त्रिभुज ABC में बिंदु X, Y और Z क्रमशः भुजा AB, BC और AC के मध्य बिंदु हैं। AB 5 सेंटीमीटर, AC 9 सेंटीमीटर और BC 11 सेंटीमीटर है। तो XY, YZ और XZ की लंबाई और त्रिभुज XYZ का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। दोस्तों, हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC में बिंदु X और बिंदु Y क्रमशः भुजा AB और BC के मध्य बिंदु हैं। यदि हम यहाँ मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करें तो यह कह सकते हैं कि रेखाखंड XY भुजा AC के समांतर है और लंबाई में इसकी आधी होगी। हमें AC का माप 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें हम AC का माप रखकर XY का माप ज्ञात कर सकते हैं। हमें XY 4.5 सेंटीमीटर मिलेगा। इसी प्रकार बिंदु X और बिंदु Z क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। यहाँ भी मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग कर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। BC का माप 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिससे हम XZ का माप ज्ञात कर सकते हैं। हमें XZ 5.5 सेंटीमीटर मिलेगा। इसी प्रकार आप स्वयं ही YZ का माप ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। हमें YZ 2.5 सेंटीमीटर के बराबर मिलेगा। और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज XYZ के परिमाप को हम इस प्रकार लिख सकते हैं और हम XY, YZ और XZ का माप यहाँ रखकर इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हमें त्रिभुज XYZ का परिमाप 12.5 सेंटीमीटर मिला। दोस्तों, आकृति को ध्यान से देखिए। यहाँ त्रिभुज ABC में 4 त्रिभुज बने हैं। इन त्रिभुजों और उनके परिमाप के बारे में हम क्या कह सकते हैं? अपने सहपाठियों के साथ मिलकर इस प्रश्न पर विचार करें। आप अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सिद्ध कीजिए कि किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले प्रश्न की सहायता से हम एक आकृति का निर्माण करते हैं। एक चतुर्भुज ABCD है। भुजा AB, BC, CD और DA का मध्य बिंदु क्रमशः बिंदु P, Q, R और S है। यह हमें दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि इन बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों, PQRS समांतर चतुर्भुज कब हो सकता है? जब उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। यहाँ एक रचना करते हैं। विकर्ण BD खींचिए। अब हम इसकी उपपत्ति देखते हैं। हमारे पास 2 त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABD में बिंदु S तथा बिंदु P क्रमशः भुजा AD और AB के मध्य बिंदु हैं। इसलिए PS और BD समांतर हैं और PS भुजा BD की लंबाई की आधी है। इसी प्रकार त्रिभुज DBC में बिंदु Q तथा बिंदु R क्रमशः भुजा BC और DC के मध्य बिंदु हैं। इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग कर हम कह सकते हैं कि भुजा QR और BD समांतर होंगी
और QR भुजा BD की आधी होगी। समीकरण 1 और 2 को देखकर हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज PQRS में भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर है। और हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। आज हमने मध्य बिंदु प्रमेय यानी मिड पॉइंट थ्योरम से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी से संबंधित कुछ तथ्य। चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मध्य बिंदु प्रमेय यानी मिड पॉइंट थ्योरम से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। आज हम उसी से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में सिद्ध किया था कि किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो क्या समलंब चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, इन सभी चतुर्भुजों के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होगा? चलिए हम इसकी जांच कर लेते हैं। दोस्तों, इस समलंब चतुर्भुज ABCD को देखिए। क्या इसकी भी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा? यदि चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC बनाएं तो हमें दो त्रिभुज मिलेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC। दोस्तों, त्रिभुज ABC में बिंदु R और बिंदु S क्रमशः भुजा AB और भुजा BC के मध्य बिंदु हैं। यदि हम इसमें मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करें तो रेखाखंड RS भुजा AC के समांतर और लंबाई में AC की आधी होगी। इसी प्रकार हम त्रिभुज ADC में भी मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग कर यह कह सकते हैं कि TQ भी भुजा AC के समांतर और लंबाई में AC की आधी है। दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को देखिए। अब हम कह सकते हैं कि RS TQ के समांतर और बराबर है। और हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर और बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए RSQT एक समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों, दूसरा चतुर्भुज DEFG एक वर्ग है। क्या इसके भी मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना चतुर्भुज LMNO एक समांतर चतुर्भुज होगा? जी हाँ, इसमें भी हम विकर्ण DF बनाकर दो त्रिभुज DEF और DGF प्राप्त कर सकते हैं। आप विकर्ण GE भी बना सकते हैं। और इन दोनों त्रिभुजों में मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग कर हम कह सकते हैं कि LMON के समांतर है और बराबर है। इसलिए चतुर्भुज LMNO एक समांतर चतुर्भुज होगा। दोस्तों, इस चतुर्भुज को ध्यान से देखिए। क्या यह एक वर्ग होगा? वीडियो पॉज कर स्केल और चांदे की सहायता से आप इसकी भुजाओं और कोणों का माप ज्ञात कीजिए। आप पाएंगे कि यह भी एक वर्ग है। इसी प्रकार आयत और समचतुर्भुज के लिए आप स्वयं प्रयास करें और अपने सहपाठियों और शिक्षक की सहायता से आप निष्कर्ष पर पहुंचें। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। दी गई आकृति में चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बिंदु E और बिंदु F क्रमशः भुजा BC और DC के मध्य बिंदु हैं और बिंदु G विकर्ण AC का मध्य बिंदु है। दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कि कौन से विकल्प सही हैं। दोस्तों, आइए पहले विकल्प की जांच करते हैं। आकृति में त्रिभुज ACB को देखिए। बिंदु E और बिंदु G क्रमशः भुजा BC और AC के मध्य बिंदु हैं। इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार GE भुजा AB के समांतर और उसकी लंबाई की आधी होगी। यानी हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा पहला विकल्प सही है। अब हम दूसरा विकल्प देखते हैं। हमें दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए भुजा AD और BC बराबर होंगी और बिंदु E भुजा BC का मध्य बिंदु है, इसलिए BE बराबर होगी EC के। हम BC को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हम BE के स्थान पर EC रख सकते हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें AD बराबर 2 EC प्राप्त हुआ, यानी दूसरा विकल्प भी सही है। अब तीसरा विकल्प देखते हैं। दोस्तों यह काफी आसान है, वीडियो पॉज कर आप स्वयं ही इसकी जांच करें। हमें दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु यह दोनों आसन्न भुजाएं यानी एडजेसेंट साइड्स हैं। अगर यह बराबर होती तो चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज होता, जो हमें नहीं दिया है, इसलिए यह विकल्प गलत है। दोस्तों आज के सत्र में बस इतना ही। आज हमने मध्य बिंदु प्रमेय यानी मिड पॉइंट थ्योरम से संबंधित तथ्यों पर चर्चा की।